अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। ख्वाजा आसिफ की एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट के आदि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो लाइन में लगी है यूरोपियन सिटीजनशिप लेने के लिए। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल माइंड नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की, और उन्होंने अभी तक कोई इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं कॉन्स्टिट्यूट की, ना ही नैब को ऑर्डर किया, ना ही FIA को, कि ख्वाजा आसिफ जो हैं कि क्या वो सच बात कर रहे हैं। इट मीन्स के खुद ही गवर्नमेंट दो ही तरह से हम इसको इन्फर कर सकते हैं कि या गवर्नमेंट इसको डिसमिस कर रही है कि ख्वाजा आसिफ एलिगेशन फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, या ये एक बहुत बड़ा मसला है और गवर्नमेंट को पता है कि इसको अगर हमने हाथ लगाया तो उनके हाथ जल जाएंगे, इनके पर जल जाएंगे, तो गवर्नमेंट खामोश है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाह रही। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ यही नहीं है कि आधी ब्यूरोक्रेसी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सिटीज़नशिप लेने के लिए यूरोप की लाइन में लगी है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि बिलियंस जो है वो लॉन्डर हुआ है पाकिस्तान से बाहर। इट्स सीरियस थिंग, गवर्नमेंट को इस पर भी सीरियस ही नज़र आना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस सारे बैकड्रॉप में ख्वाजा आसिफ की कल से बात जो है डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और फिर बाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो इस बैकग्राउंड में भी था कि एक फेवरेट ऑफिसर कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ का इन सियालकोट, उसको अरेस्ट किया एंटी करप्शन ने ऑन करप्शन चार्जेस के ऊपर। लेटर ऑन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आज पे आ जाएं तो नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई है, और मुलाकात इम्पोर्टेंट है, और जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ PML नून की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इससे हम यही अखज़ कर रहे हैं कि शायद रेजिग्नेशन वाली ही बात चल रही थी इस मीटिंग में भी ख्वाजा आसिफ की तरफ से, क्योंकि ख्वाजा आसिफ क्वाइट एनॉयड फील होते हैं, क्योंकि एक शायद उनके पास उतनी पावर्स भी नहीं हैं जितनी वो डिफेंस मिनिस्टर और एविएशन मिनिस्टर के साथ अटैच्ड होती हैं, वो शायद एक्सरसाइज नहीं कर पाते या नहीं कर पा रहे। तो दूसरी जानब हम बात करेंगे आगे चल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिल्कुल वेरी मच अपसेट ही इज़ आफ्टर द स्नब फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि बिल्कुल तबाह करके रख देगा इंडिया की इकॉनमी को। कमोबेश $87 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है इंडिया कर रहा है अमेरिका में, और मेकिंग ह्यूज बक्स, तो उसके ऊपर 50% ड्यूटी लगना, टैक्स लगना, तो इट मीन्स इंडिया तो बिल्कुल जो एक सो कॉल्ड राइजिंग इकॉनमी है वो एकदम से टैंक कर जाएगी। और इस सारे उसमें जो लव लॉस्ट हो गया बिटवीन मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, उसमें मोदी ने टीज़ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को डिसाइड किया है कि मैं चाइना का दौरा करूं आफ्टर 7 years। अब ये नहीं समझ आ रही कि चाइना में क्या क्या मिलेगा मोदी को। इन दोनों स्टोरीज को हमारे साथ ट्रैक करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद कशकोरी और नैब के फॉर्मर डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर ब्रिगेडियर फारूक हमीद रिटायर्ड। और हम फर्स्ट वी मूविंग टुवर्ड्स जाहिद कशकोरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी प्लेयर, थैंक यू। कशकोरी साहब, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो इतना बड़ा क्लेम कर लिया, इसमें कितनी मिथ और कितनी रियलिटी है। लाइक अगर हम उनकी बात को सच मान लें तो शायद 2.5 लाख ब्यूरोक्रेट्स की वो बात करें, पाकिस्तान में तो 5 लाख ब्यूरोक्रेट्स हैं इस टाइम, तो या कि एक उन्होंने हवा में बात छोड़ दी है। देखिए जुल्करनैन, इसमें बड़ी थारो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इदारों को भी कुछ मालूम है, एज ए जर्नलिस्ट हमें भी पता है कि 9 लाख अगर आप वफाकी गवर्नमेंट के और सूबों के वो मिला लें तो ऑलमोस्ट 9 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट जो सरकार के मुलाजिम हैं, उसमें जो आप ग्रेड 16 से 22 तक जिनको ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट अमूमन टर्म में कहते हैं, और 17 से 22 तक चले जाएं तो मेरे ख्याल 5 लाख हो जाएगी। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि लाखों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा किया है। ये बात दुरुस्त है, और ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है, उनके नॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने एक टिप ऑफ द आइसबर्ग शेयर किया है। पिछले 7 साल की जो टेंडेंसी देखी गई हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, इसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक स्क्रूटनी का प्रोसेस किया था शुरू, जिसमें 4 लाख ब्यूरोक्रेट्स का अब तक हो चुका है।
जी ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, जी जिनसे तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था और अब बाकी प्रोसेस जारी है। तो उससे पता चलता है कि 2700 से जायद जो ग्रेड 16 एंड अबाव के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दोहरी शहरियत हासिल की है बाहर। जी जी और इसके अलावा शायद 3200 से ऐसे लोग हैं ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के भी, हर जी गवर्नमेंट के इदारे के जो रिटायर्ड हैं वो बाहर शिफ्ट हुए हैं। और पाकिस्तान को OECD के जरिए एक डेटा हासिल होता है हर साल, जी जी उससे मालूम होता है कि 58,000 पाकिस्तानी, जिसमें ज़ाहिर है अक्रॉस द बोर्ड जी जी उन्होंने कोई $8 बिलियन के एसेट्स बनाए हैं ओह पाकिस्तान से बाहर। सच ए ह्यूज और अमाउंट। जी बाकी के आदाद शुमार अभी मालूम नहीं है। और ज्यादातर लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर पर फोकस करना चाहते जी हैं जी स्टेटमेंट पे जो उन्होंने बात की है वहां पर, पुर्तगाल के तो हवाले से किया। जी 3,40,000 मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों ने अपनी शहरियत या सरमायाकारी की है उस मुल्क में। जी और गालिबन ये एक डेटा है, मैं कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं वो दे दें थोड़ा डेटा, अगर उनके पास है तो। मैंने उनसे बात भी की थी डॉक्टर इजाज से, जी जी लेकिन पिछले साल 21,000 लोगों ने वहां हासिल की है शहरियत या सरमायाकारी भी की है। साथ पाकिस्तानी 5,000 से जायद हैं। और सिविल सर्वेंट तो सिर्फ आप कह सकते हैं 10% है ओवरऑल इस डेटा में। तो ये बात सही है, बहुत सारे मिशन से भी पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं या पाकिस्तानी छोटे मुलाजमीन हैं, ये पाकिस्तान के बाहर मिशन पर जाते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है जी वहाँ, कुछ 1-2 सालाना किसी मिशन से स्लिप हो जाते हैं। जिस तरह कनाडा में सबसे ज्यादा जिस तरह। पाकिस्तानी जो जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, उनकी पोस्टिंग हुई और वहां पर उन्होंने वो वापस ही नहीं आए। जी जी इसी तरह से जी वाशिंगटन जी DC में है। तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चीजें होनी चाहिए, इसमें किसी हद तक बात सही है। तो गशकोरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक रीसेंट रिपोर्ट फाइल की है, एक पटिशन हुई थी कि कितने डुअल नेशनल हैं जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उस टॉप ब्यूरोक्रेसी के हवाले से 22,000 का फिगर आया था। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने दाखिल करवाया था, उनमें से 11,000 पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो इट मीन्स के चलें लाखों में नहीं, अगर हम यही टॉप ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएं जिनमें 4 आपके फेडरल सेक्रेटरीज भी हैं, मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग कि ये सारे टॉप ऑफिसर जो हैं इनका मेन मकसद पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को सर्व करने का है या पाकिस्तान से भागने का है आगे प्लान, जितना पैसा बनाए या चले वो तो बात की बात है, उन्होंने करप्शन की है या करनी है व्हाटसोएवर, लेकिन जो यूरोप के अंदर इमिग्रेशन ये ले रहे हैं या सिटीजनशिप ले रहे हैं उसके लिए तो लाखों रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक $5 लाख तो पुर्तगाल की सिटीजनशिप के लिए रिक्वायर्ड थे। तो ये कहाँ वेयर वी आर हेडिंग इन टर्म्स ऑफ दैट, अगर हम ऑफिसर्स की बात करें। यही तो, जब मैं और बात आप एज ए रिपोर्टर बात करते हैं पब्लिक डोमेन में, तो जी यही इदारों के पास मालूमात हैं। अब इदारे उनके खिलाफ एक्शन करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक केस आया था, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, और मेरे पास जो मालूमात है, क्योंकि मैंने भी इस केस को कवर किया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जी जी 22,000 ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, 640 ब्यूरोक्रेट थे। सही। ज्यादातर का ताल्लुक फॉरेन सर्विस से था। और आप बजा पर मारे कि 4 उस वक्त थे। आप अगर 56 फेडरल सेक्रेटरीज हैं आपके ग्रेड 22 के मुलाजिम, वफाक की बात कर रहा हूँ, उसमें अभी भी 11 के पास ग्रीन कार्ड है, 2 के पास डुअल नेशनलिटी है, और 56 में से 30 ऐसे हैं जो बाहर सेटल होना चाहते हैं या प्रोसेस अपना शुरू कर चुके हैं। ये बात सही है और जी जी इदारों का इस चीज को बाखूबी पता है। तो इस पे और पिछले तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी दोहरी शहरियत रखते थे। राइट सुप्रीम राइट कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आप सीनियर पोजीशन या इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोजीशन पोस्टिंग ना दें जो दोहरी शहरियत रखते हैं। अभी भी वजारत दाखिला में भी आपके हसास इदारों, नादरा जैसे इदारों में भी दो नेशनल बैठे हुए हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन पर। जी जी। तो किशकोरी साहब, जब 26वीं तरमीम आ गई, बाकी सारे मामलात एड्रेस कर लिए, इस गवर्नमेंट ने अपने आप को, अपनी ताकत को आगे लेके चलने के लिए,
तो उस वक्त इस पे भी लेजिस्लेशन कर लेते कि कोई डुअल नेशनल जो है वो ब्यूरोक्रेट वो पाकिस्तान में सर्व नहीं कर सकता, जिसकी नेशनलिटी ली है वहां चला जाए। क्योंकि आप पॉलिटिशियन के ऊपर भी तो अप्लाई करते हैं कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, तो वाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? पॉलिटिशियन के लिए अलग रूल है या लॉ है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग है? देखिए, ये तो रियासत की पॉलिसी है कि रियासत क्या इस चीज को लेके जाना चाहती है। अगर रियासत कमजोर है और स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही है, तो ये दूसरे ममालिक में भी लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं, वो दोहरी शहरियत भी रखते हैं, मैंने देखा है। जी लेकिन उनके इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग होते हैं कि उसमें लूप होल बहुत कम होते हैं और स्पेस नहीं होती है। पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पोजीशन को। पाकिस्तान के फॉरेन मिशन अगर 140 बाहर है, मैं एक पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ग्रेड 20 के अफसर हैं, जी जी वो फॉरेन ऑफिस से अपनी तमाम फैसिलिटेशन लेके अपने खानदान को स्विट्जरलैंड ले गए और वहां जाकर असाइलम सीख कर ली। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी जी जो आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इसाक डार, उनसे मेरी बात भी हुई है इस मामले पर। वो वहां स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने उनको गिला दिया कि एक किस्म का बड़ा रिएक्शन था कि आपके ब्यूरोक्रेट की फैमिली यहाँ असाइलम सीख कर रही है, सियासी पनाह। आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी एम्बेरसमेंट होगी। और उन्होंने फिर टेकअप किया ये मैटर पाकिस्तान के उस जो पार्लियामेंट का जी इंस्टीट्यूशन जी उसके सरबराह के साथ। उसको कुछ महीने के लिए सस्पेंड किया गया, फिर दोबारा वो पोस्टिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। इसी तरह से आपके कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे शुरुआत से ही उधर कर रहे हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली है जी उन्होंने। जी मैंने कई तो ब्यूरोक्रेट्स को लिखा था कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, थोड़ा बता दें चीजें। तो हम्म उसने कहा जी मैं तो वहां सर्व कर रहा था और मेरी डिक्लेयर्ड है। लेकिन ये डिक्लेरेशन 10% है हम्म जो स्टेट बैंक के साथ है, या फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो भी इदारे फॉरेन एसेट्स को डील करते हैं। पाकिस्तान के एफबीआर की इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो भी इस चीज को देखता है। कई इदारे हैं पाकिस्तान में, 10% डिक्लेरेशन है। और पाकिस्तान के इदारों को ऑलमोस्ट सब पता है। मैं आपको बता जी रहा हूँ अगेन, एक्शन किसने करना है? इन्हीं इदारों ने करना है, अगर हुकूमत उनको नोट देगी। इसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं, उनके जी भी जी बाहर बिजनेसेस हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है। घुसखोरी साहब, दुबई लीक्स आता है, अभी शायद कल को यूएस लीक्स भी आ जाए। पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, दुबई हो। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं लगता कि वही लोग लेके जा रहे हैं, उन्हीं के पास ही पावर है, वो ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करनी किसने है? आपको इसका क्या सोल्यूशन लगता है एट द एंड ऑफ द डे? या पाकिस्तान ने इस अगर राइट डायरेक्शन में जाना है तो क्या होना चाहिए? इतनी ह्यूज लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से स्टॉप हो पाएगी? ये इदारे हमारे बन रहे हैं, अभी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के मसाइल हैं। ये इतने लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते। मनी लॉन्ड्रिंग क्या एक बाकायदा अथॉरिटी है, आपको पता है। आप तो एफआईए का भी एक डायरेक्टोरेट अलहदा से खुल गया है। जी ये जो अभी बहरिया टाउन का केस आ रहा है, ये तो एक क्लासिक एग्जाम्पल जी है जी वन ऑफ द पाकिस्तान की। मेरी 19 साल रिपोर्टिंग हिस्ट्री में, करियर में, फेक अकाउंट्स केस था या पैनामा केस था, या हमने खानानी कालिया देखा जब हम जी अपने उसमें 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तो ये तो उससे इतना साइज बड़ा है। ये क्लासिक केस हो सकता है अगर इदारे इसको प्लीड करें। इदारों की भी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इस बड़े केस को देखा जा सके। इसके फुटप्रिंट का मसला है, इस पे एविडेंस कलेक्ट करना है, इस पे जो विटनेसेस हैं स्टार्स उनको ढूंढना है। और इसमें ये आप जिसे आम जबान में कहें कि खुरा टॉप लेवल पे जाता है। अगर अभी से उन्होंने ये स्टार्ट लेने दिया या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने दिया, तो ऑलमोस्ट बड़े लोग पकड़े जाएंगे हुकूमत में बैठे हुए भी। जी जी वो जाहिर है मलक रियाज के हवाले से बड़ा ऑब्वियस है, जिन जिनको वो फंड करते रहे हैं। चले कल तक तो उनकी बनती थी, सभी के साथ ही, सभी इदारे भी उनके साथ थे। आज चीज़ें टर्न अराउंड हुई तो जैसे कि आपने बताया क्लासिकल केस बना और अभी भी, लेकिन जो उनके फैसिलिटेटर हैं वो तो सारे इदारों में भी मौजूद हैं और गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे बात वही आएगी कि क्या इस केस को लेके भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा।
बिल्कुल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन होगी क्या, ये डील हो जाएगी, जी जी या फिर एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि 12 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहरिया जी टाउन में। सबसे बड़ी एशिया की एंटिटी है। 7 शहर पाकिस्तान में उन्होंने बसाए हैं। 45 लाख लोग वहां रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। 5 लाख जो इस पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का केस है। तो इसको जी कैसे इदारे करेंगे, विक्टिम्स को कैसे बचाया जी जाएगा, जी इन्वेस्टिगेशन जरूर हो, लोग भी एक्सपोज हों, लेकिन जो 80%, कम से कम 80% लोग लिटिमेट इन्वेस्टमेंट है, उनके फाइलें ली हुई जी जी हैं या घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। 11 लाख के करीब कनाल जमीन का मामला है। जी जी दैट हैज टू बी तो प्रोटेक्टेड। हाँ इसको जी, दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। डेडिकेटेड लाइन है, इसको देखने की जरूरत है जी बहुत जी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कशकोरी साहब आपके टाइम का एंड योर इनसाइट इनटू द मैटर। थैंक यू। नाज़रीन टेक ए ब्रेक, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नैब के फॉर्मर डायरेक्टर और पॉलिटिकल कमेंटेटर ब्रिगेडियर फारूक हमीद रिटायर्ड साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, ख्वाजा आसफ की जो एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट है, इसमें आपको कितना सच नजर आ रहा है? कह रहे हैं कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूरोपियन सिटीजनशिप के लिए इज डाइंग फॉर इट। कुछ ऐसा ही है या कि ये थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। देखिए जुल्करनैन भाई, आपने कहा उनकी बड़ी एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की, हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर। जी जी लेकिन मेरी नजर में अभी तक जितनी उनकी मैंने पिछले 3-4 साल में कुछ लाइट ह्यूमर वाली आप कह लें, या कोई पॉइंटेड स्टेटमेंट कह दें, या उनके कोई कमेंट्स टीवी शोज में कह दें, जो जिनके बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हुई हो, मेरा ख्याल है इस मर्तबा जो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वाज टेकन अबैक। मेरी नजर में अभी तक इट इज द मदर ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम ख्वाजा आसिफ साहब। और मैं अभी तक हैरान हूं कि ये क्या डायनामिक्स है, ये क्या हुआ है। देखें, अगर तो वो कह रहे हैं कि चंद ब्यूरोक्रेट, तो फिर बंदा कहे कि ठीक है भाई, ये हो सकता है, इतनी बड़ी हमारी थाउजेंड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जी जी चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वगैरह वगैरह। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि ठीक है भाई, सम पीपल ब्लैक शीप होते हैं हर जगह पे, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ये करप्शन की होगी और करप्शन के पैसे वो बाहर लेके गए होंगे। और हम तो सुन भी रहे हैं कि पिछले 4 साल से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मुल्क से बाहर भी गए हैं, पैसा भी लेके गए हैं। और फिर पीछे आपको पता है 2-3 मरतबा ये लास्ट तो पनामा की थी, उसके लेकिन बाद ब्रिगेडियर भी एक और आई साहब, थी ब्रिगेडियर इंटरनेशनल साहब मीडिया की रिपोर्ट। जी जी तो ब्रिगेडियर साहब, मैं कहने का मतलब मेरा ये है यहीं कि से इट पूछना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब, इज आपको नॉट पॉसिबल। जी, आप मैं कह रहे हैं। मैं यहीं से आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आ, पाकिस्तानी गए हैं, ऑफ कोर्स पिछले 2 से 3 साल में 20 लाख का फिगर है, उनमें से 4 लाख पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं, वो अपना पैसा लेके गए हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से ख्वाजा आसिफ जो है वो स्पेसिफिक हैं कि बिलियंस इन्होंने लूटा है और वो मनी इन्होंने लॉन्डर की है। और पुर्तगाल की सिटीजनशिप के लिए, पुर्तगाल यूरोप में फॉल कर रहा है, 26 कंट्री पूरे यूरोप के आप मूव कर सकते हैं अगर आपको पुर्तगाल की सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम था जो कि आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट गेट कर रहे हैं। $5 लाख मिनिमम आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपको सिटीजनशिप मिलती है पूरी फैमिली को। तो इट मीन्स कि 5 लाख तो कम से कम एक ब्यूरोक्रेट जो है वो लॉन्डर कर रहा है पाकिस्तान से बाहर। और अगर आप हम एग्जांपल ले लें या हम गोइंग बाय द स्टेटमेंट ऑफ ख्वाजा आसिफ के आधी ब्यूरोक्रेसी, तो पाकिस्तान में इस टाइम शायद 5 लाख के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो 2.5 लाख बनता है। 2.5 लाख थोड़ा सा लगता है स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरफ इशारा है शायद। अगर ये लाखों में नहीं हजारों में भी तादाद है तो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से निकल गया है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, नैब क्या कर रहा है? आपने तो नैब में सर्व भी किया है। देखिए जी, मुझे थोड़ा मौका दें। पहली जी बात तो प्लीज। ये है कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई अपना एविडेंस होगा, सबूत होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो गवर्नमेंट, इस वक्त गवर्नमेंट के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी हो सकती हैं। और अगर उनके पास ये डिटेल है या उन
सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स की मुबैना तौर पे कि जो मिलियन एंड मिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं, तो बिल्कुल पहली बात तो ये उनको वो इंफॉर्मेशन नैब के साथ और हमारे जो कोई और जो सिक्योरिटी के इदारे उनके साथ बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर मैं कहता हूँ इवन इफ इट इज 1/10 ऑफ दी स्ट्रेंथ जो कि आप जिक्र कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स की कि वो गालिबन इन्वॉल्व है, पोर्चुगल में ये सारा पैसा गया है। अब जाहिर बात है एक आम नॉर्मल ब्यूरोक्रेट जिसकी हलाल की कमाई है और जो पाकिस्तानी रुपीज में वो तनख्वाह लेता है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि विदाउट डूइंग मैसिव करप्शन कैसे उसकी ब्यूरोक्रेट के पास लाखों डॉलर आ सकते हैं कि वो जनाब पोर्चुगल के गोल्डन वीजा और गोल्डन स्कीमों में वो हिस्सा ले और जनाब वहां की शरीयत ले, या प्लानिंग करे कि रिटायरमेंट के बाद उधर शिफ्ट कर जाऊंगा, या रिटायरमेंट के बाद जो है फिर वो ये तमाम चीजें करे। इसका मतलब है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इल गॉटन मनी जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। अब ये इल गॉटन मनी अगर है तो कहां से उसकी सोर्सेस क्या हैं? आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं एट डिफरेंट लेवल प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल भी होती है, और भी बड़े ऐसे जहां पे वो फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, अपना डेवलपमेंट स्कीम्स को, और ये जो बाहर के जो लोग आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो जिसको कहते हैं ना मनी मेक्स द मेयर गो वाली चीज है। तो फिर बिल्कुल ये बात तो है, और मैं कहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने उस लिहाज से लेट मी बी हिज एडवोकेट फॉर अ मिनट। देखें, हो सकता है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये एक विसल ब्लो की है, एक्टेड लाइक अ विसल ब्लोअर, और उन्होंने जितनी बड़े रेवलेशन की है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये वाकई रियासत के मफाद में है, ये पाकिस्तान के मफाद में है कि अब वक्त आ गया है कि एक जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, ये है, अगर उसने इस तरह का कोई मैसिव करप्शन किया है तो फिर क्रैकडाउन होना चाहिए। और आपने देखा कि नैब ने पिछले 1-1.5 महीने से मैं नोट कर रहा हूं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर, चाहे केपी हो, कोहिस्तान का प्रोजेक्ट 49 बिलियन रुपीज, या लाहौर में एक अपना इनकी कोई पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके कोई फ्यू बिलियन रुपीस का था जो उन्होंने स्कैम पकड़ा। कराची में रिसेंटली सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट के उन्होंने बड़े लोगों को पकड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ इंजीनियर, उसमें खवातीन इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि आप एक अगर ये बात सही है तो बिल्कुल इसका नोटिस जो है वो लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि साथ ही इन पैरेलल हमारे बड़े मोहतरम और सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट मालिक साहब जो हैं, उन्होंने वो जो ये इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक कर दी, और आई एम श्योर कि उन्होंने ऐसे अपने तौर पे नहीं किया, उनके पास भी कोई बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी कि जनाब लिस्टें बन रही हैं कि पिछले 3-4 सालों में जो लोगों ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट स्कीम में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में वगैरह वगैरह जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पब्लिक फंड जो है मैसिव करप्शन की है, उसमें कंट्रैक्टर इन्वॉल्व है, तो जनाब उनको भी गालिबन उनकी लिस्टें भी बन रही हैं। सो उससे मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि ख्वाजा साहब ने ये कोई ऐसी ऑफ द कफ रिमार्क नहीं दिया, या आप ये कोई किस्म के ये ना कहें कि कोई लूज स्टेटमेंट दे दिए। मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, और यकीनन इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। एंड आई एम श्योर कि अब जब ये केस खुलता है और ये मामला आगे चलते हैं तो फिर ही विल बी अ वेरी क्रेडिबल विटनेस के तौर पे, ये जो भी आपके इंफॉर्मेशन जो उनके पास है, ही विल हैव टू शेयर विद नैब एंड अदर इदारे। अब देखें ना, अभी हम 3 दिन से सुन रहे हैं कि वो सियालकोट में कोई एडिशनल डिप्टी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसकी तरफ आता हूँ भैया साहब। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, और उनके बारे में बड़ा कहा जा रहा है कि जनाब वो पत्नी इतनी करोड़ों की पत्नी मैसिव करप्शन इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो इससे खुश नहीं हूं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो आज तक उन्होंने लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन आज तक कभी कन्विक्शन तक गई नहीं है। अगर कोई कन्विक्शन कर सकता है और सही मामले में केस को जा सकते हैं, वो नैब ही है। भैया साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने एक स्टोरी का भी जिक्र किया कि वो भी बड़ी एक्सप्लोसिव स्टोरी है कि लिस्टें बन रही हैं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, लेकिन बिफोर दैट मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ की ये इतनी बड़ी एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट, ये शहबाज शरीफ साहब की को या शहबाज शरीफ साहब की एज ए होल गवर्नमेंट को एम्बैरस करने के लिए तो नहीं थी खाली, क्योंकि अभी तक अगर तो हम इसमें समझ लें कि ख्वाजा आसिफ इसमें
सच्चाई बयान कर रहे हैं। मे नॉट बी हाफ ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, 1/3 भी ले लें, चलें सम 10% ऑफ द ब्यूरोक्रेसी भी ले लें कि वो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से $5-5 लाख निकाल के पर ब्यूरोक्रेट। तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं इस टाइम? शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी तक कोई इंक्वायरी, कोई प्रोब का ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल लिया ऐसे ही है जैसे कि रिसीव और आगे कहीं और प्लेस कर दिया और कहा कि थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब, आपने बता दिया, आपका शुक्रिया, इससे आगे कुछ नहीं है। देखिए जी, आपने जो निशानदेही वो बिल्कुल सही है। यू करेक्टली पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन कि आफ्टर ऑल पिछले 3-4 साल में जो गवर्नमेंट है वो तो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही है ना, चाहे वो PDM-1 था, फिर उसके बाद बीच में अरसे के लिए केयरटेकर आ गया, अब फिर उनकी ये गवर्नमेंट है और फरवरी 2018 के इलेक्शन के बाद। तो मेरा ख्याल है द प्राइम मिनिस्टर शुड बी वेरी वेरी कंसर्न एंड शुड बी वेरी वेरी वरीड कि जनाब उनके अपने एक सीनियर मिनिस्टर ने जब ये इतनी बड़ी बात कह दी है, इसका मतलब ये है कि दिस नीड्स अ वेरी मेजर इन्वेस्टिगेशन। तो एक्चुअली तो मैं ये समझता हूँ कि ये खबर आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने वाकई कहा है हमारे जो एहतसाब के दायरे कि जनाब आप बुक के मुताबिक जो है कार्रवाई करें एंड देखें, इन्वेस्टिगेट द मैटर। और फिर आप देखें कि आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ख्वाजा आसिफ साहब जाके मिले हैं, उनकी मुलाकात हो रही थी। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये खबर सही होगी, अपना मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कहीं ना कोई हिलजुल हंगामा जरूर है जो कि अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा। और अभी मैं यहाँ पे एक और बात कह दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक काम किया कि वो जो उन्होंने पीछे बड़ा 300 बिलियन रुपीस का जो शुगर स्कैंडल सामने आया है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में और प्राइसेस, शुगर प्राइसेस के चक्कर में, उसमें उन्होंने एक कमेटी तो बनाई है, तो देखना है कि भाई क्या किया जाए ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक होम्योपैथिक एक्शन है, एक्शन होना चाहिए वेयर द प्राइम मिनिस्टर शुड कम डाउन वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन करप्शन, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ऑन किसी किस्म का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने भी नोटिस किया होगा, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर है, पूरी पॉलिटिकल सीन पे आपकी नजर होती है। 3 साल से हमने तो नहीं देखा कि गवर्नमेंट का एंटी करप्शन का कोई स्लोगन हो। करप्शन को बरी करने का, दफन करने का तो स्लोगन है, लेकिन करप्शन को एक्सपोज करना और करप्शन के ऊपर एक्शन लेना इस गवर्नमेंट का मोटो नहीं लगता। ये 3 साल में हम देख रहे हैं, चाहे वो PDM के 16 माह हो या उसके बाद PML नून लेड शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, इसमें हम करप्शन जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कोई क्रूसेड हम नहीं देख रहे। और जो भी विसल ब्लोअर है लाइक ख्वाजा आसिफ, वो भी एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट इसको एज ए पासिंग रिमार्क्स लेती है और अच्छी नींद सो जाती है उसके बाद। मेरा ख्याल है दिस शुड नॉट बी पुट ऑन द कारपेट। और आपकी बात सही है कि हमेशा हर गवर्नमेंट का ये तो बेसिक असूल होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। यही जब एक हुकूमत का, किसी भी गवर्नमेंट का, माजी में भी गवर्नमेंट्स आई हैं और कई गवर्नमेंट्स ने कई दफा माजी में कहा है कि जी हम तो करप्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि करप्शन इतने हमारे माशरे में सराहियत कर गई है एट ऑल लेवल और हर स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, चाहे पब्लिक ऑफिस में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हो, ठीक है ना जी। सो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये अभी तक उस तरह की एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई जो है वो नहीं आई है, आनी चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े कि पाकिस्तान में अगर पब्लिक मनी लोग, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, कोई भी है, अगर वो पब्लिक मनी में करप्शन करता है तो ये तो टैक्स पेयर का पैसा है। इसका मतलब ये है कि करप्ट लोग जो है वो जनाब अपना अरबों रुपए खरबों बना लें और अवाम जो है वो अपना बिजली और गैस के बिल में जो रेट बढ़ जाते हैं, ये पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, वो चुप करके दे ही जाते हैं कि भाई ठीक है, इस वक्त मुल्क में इकोनॉमी हालात जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया जाए, तो हम भी कुर्बानी दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस दौर में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, चाहे सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी हैं, अगर वो इसका नाजायज फायदा उठाएं और जनाब कहें कि ये जितना लूट सकते हो लूट लो और पैसा बाहर भेज दो और बाकी आम लोग जो हैं वो ठीक है जाएं जिधर मर्जी, तो मेरा ख्याल दिस इज नॉट फेयर। सो आई थिंक मैं ये देखिए, एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये नोट किया पाकिस्तान में जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है, जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है तो ये एकदम नहीं होता, 2-3 साल लगते हैं कि उस गवर्नमेंट के दौर में ये करप्शन के जो स्कैम्स हैं ये स्लोली ये आने शुरू हो जाते हैं।
और पब्लिक होना शुरू हो जाते हैं, मीडिया को भी पता लग जाता है, और जो वॉच डॉग्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो भी देख रही होती हैं कि अच्छा भाई ये यहाँ गड़बड़ हो रही है, इधर जो है वी नीड टू वॉच इट मोर क्लोजली। फिर उसके बाद एकदम एक्सप्लोजन होता है। मेरा ख्याल है इस वक्त वो 3-4 साल गुजर गए। अब जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया या उठा रहे हैं, मेरा ख्याल है अब वो एक्सप्लोजन होगा, और उसमें फिर मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ, और पाकिस्तान के अवाम भी ये वो तो बड़े खुश होते हैं कि जब एक ऑनेस्ट किस्म का अक्रॉस द बोर्ड रूथलेस क्रैकडाउन हो करप्शन पे, क्योंकि देखें पब्लिक मनी है, वो अगर आपका बच जाता है तो आप मुझे ये बताएं, ये IPPs हैं, इनका अब हुकूमत जो है, वो अखबारों में आ रहा है, रोज आ रहा है खबर कि जी 1200 अरब रुपए से ज्यादा का वो कर्जा ले रहे कमर्शियल बैंक से, किस लिए? IPPs का वो सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए, जितना पॉसिबल है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो 1200 अरब है, इवेंचुअली ये तो मेरा ख्याल है जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो लोगों के जो बिजली गैस पानी के जो बिल हैं, उसमें से 2-3 रुपए बढ़ा के रेट से जो भी तरीका है वो पूरा किया जाएगा। सो द पॉइंट इज दिस कि गड़बड़ कोई और करे, वो पकड़े ना जाएं, और सफर कौन करे? पाकिस्तान के अवाम। तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर टोटली गैर मुनासिब सूरत हाल है। यू हैव टू, ये जो एलीट के लोग हैं, मेरी नजर में ये 0.5% से ज्यादा नहीं है। 0.5% चले 1% हो गए जी, 0.5 जी 1% है, लेकिन इनके पास 99% पाकिस्तान की दौलत इनके पास ही है। बहुत जरूरी है। जी जी भैया साहब, मैंने कहा ये 1% है, 1% से लेस है, लेकिन जो 99% पाकिस्तान की दौलत इन्हीं के पास है, और अनफॉर्चुनेटली जो बाकी रिमेनिंग 99% है उनके पास शायद कलेक्टिवली पाकिस्तान की 1 या 2% दौलत उनके पास है। मैं आपसे, आपने जिस तरह IPP का कहा, देखें इसमें भी गवर्नमेंट की बड़े तगड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन आम आवाम का इंटरेस्ट भी हमें रखना बहुत जरूरी है, और ये हुकूमत से वक्त की जिम्मेदारी है। जी जी भैया साहब, मैं इस पे, आपने अभी IPPs का जिक्र किया, IPPs में भी गवर्नमेंट की विल हमें नजर नहीं आती। सोलर को गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट नहीं कर रही। अब थोड़ा सा अगर सोलर थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा, लोग लेना शुरू हुए, तो इस पे नए नए टैक्सेस आ गए हैं, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर को, इसकी प्रायोरिटी जो है वो नजर नहीं आती कि पब्लिक वेलफेयर इसकी प्रायोरिटी है। सिमिलरली मैं इसकी बात करूंगा, जो हमारा टॉपिक भी है, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप देखें जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसमें आम बंदा या इवन बिजनेसमैन वो तो मुल्क छोड़ ही रहे थे। अब ये देखें ना, इनको भी ऐसे लग रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके अपने बैग भर लो और पाकिस्तान से निकलो। और वो एक शायद मूवी भी आई थी कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो इस तरह का कोई मामला लग रहा है। आपको याद है हमारे मोहतरम मुशाहिद हुसैन साहब ने आज से कई साल पहले एक जुमला कॉइन किया था, और वो टीवी प्रोग्राम में किया, उन्होंने कहा था लुटो ते फुटो, अगर आपको याद है। सो देखो ना, ये माइंडसेट जो है अगर आ जाए तो दिस इज वेरी वेरी, मैं समझता हूँ शेमफुल इन द सेंस के ऑलरेडी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर रही है। 45% हमारा पॉवर्टी लेवल है पाकिस्तान में, 45%, और लोग अपना पेट काट के जो है वो ये तमाम बिलबाजी कर रहे हैं कि चलो हम कुर्बानी दें पाकिस्तान के लिए। तो अशराफिया भी तो कुर्बानी देना पाकिस्तान के लिए, चले इतना ही कर दें, लूट मार ना करें। जो भी, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो खास उन लोगों के कारण जिनका माइंडसेट ये है, ठीक है, हु डोंट केयर, तो कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अवाम की फिक्र आप करें। सो बात देखें, बात घूम फिर के आती किस पे? इस वक्त पाकिस्तान में जैसा लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम है, जो आम बातें हो रही है, खुद गवर्नमेंट हाइब्रिड पे आएंगे, जी देखे ना, फौज कुर्बानी दे रही है, वॉर ऑन टेरर में फौज कुर्बानी दे रही है। भैया साहब इस पे बिल्कुल आएंगे, एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं मैं। हाइब्रिड सिस्टम पे भी आएंगे और फौज की कुर्बानियों का भी जिक्र करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इसके हवाले से जो बात की थी हाइब्रिड सिस्टम पे, उस पर भी आएंगे, और स्पेशली उनकी ताज़ा मीटिंग नवाज शरीफ साहब के साथ, और इन द बैकड्रॉप ऑफ दैट के वो रिज़ाइन कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब ने उनको परसुएट किया आप ऐसा ना करें। तो बिल्कुल इसको डिस्कशन को जारी रखते हैं आफ्टर ए ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, नवाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ साहब से, या ये कह लें कि ख्वाजा आसिफ कॉल्ड ऑन नवाज शरीफ एट जाती उम्रा रेजिडेंस ऑफ शरीफ। तो क्या बात हुई है वहाँ पे? इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, ये र्यूमर्स थी, ख्वाजा आसिफ ने इन र्यूमर्स को क्वेल किया, डिसमिस किया, उन्होंने कहा जी मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है अभी।
तो इसके पीछे क्या चल रहा है? एक सियालकोट के एक टॉप ऑफिसर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अरेस्ट हुए हैं, वो ख्वाजा आसिफ के शायद फेवरेट थे, एंटी करप्शन ने पकड़ा है, तो ख्वाजा साहब बहुत नाराज़ हैं। और उसके बाद ही उसी गुस्से में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरा एक फ्रंटल अटैक किया। यही कि आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क से भागने की तैयारी कर रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ अपने बैगों में डाल के। तो बताइएगा इस मुलाकात में कोई इंसाइट हमें अगर बता सकें आप। देखिए, मेरा ख्याल है मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली अपना समझने की कोशिश की है। इसमें बिल्कुल यू कैन लिंक द डॉट्स, इसमें कोई शक जी नहीं है कि जो मेरी नज़र में जो उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, यकीनन ये जो आप तलखियां कहें या गलत फहमियां कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहें, जो ये डेवलप हुई हैं, बिकॉज आफ्टर दिस इज द पीएमएलएन गवर्नमेंट, इट इज द पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट, ठीक है ना जी। तो उस हवाले से जाहिर बात है कि तशवीश तो होगी पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप को कि जनाब ये क्या इन्होंने आप यूजिंग योर वर्ड एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर दिया है अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने। और फिर वो लिंकिंग विद दैट सियालकोट स्टोरी ऑफ दैट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, तो जी जाहिर जी बात है। और वो एंटी करप्शन आपको पता पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है, इट इज नॉट अ फेडरल इदारा। तो फिर इसमें से जो आप कह सकते हैं कुछ तनाव है, कुछ स्ट्रेन्स हैं, कुछ टेंशंस हैं, और वो तो फिर आई एम श्योर दैट वुड बी द बैकग्राउंड। लेकिन ये भी आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि मैंने ये भी पढ़ा है कि जनाब जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ से, और ये पक्की स्टोरी है जी, अब मेरे ख्याल शायद अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, द न्यूज में मैंने पढ़ी है कि ब्यूरोक्रेसी के इंटरनल सर्कल ने बड़ा रिएक्ट किया है। they've reacted and they're very annoyed and upset कि इतनी बड़ी इल्जाम जो है वो हम पे लगा दिया गया है। तो अभी तो चले इल्जाम ही है ना, वो तो बाद में अगर कोई लिस्ट आउट होती हैं तो फिर वो एक अलग केस है जो प्रोसेस चलेगा। तो मेरा ख्याल है लिस्टिंग कि किसने बनानी है जी जो यहाँ पे? कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है उस कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कूल डाउन कैसे करना है, और जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट एक सडनली इसकी वजह से ऑब्वियसली दे गेटिंग एम्बैरेस्ड कि उनकी गवर्नमेंट के दौरान, या जिसमें मैंने कहा पिछले 3 साल से ये मामला अगर चल रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने जो प्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का क्या रोल है, वो इस बारे में क्या कर रहे हैं, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स जो है ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, वो थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन या थ्रू द अदर इंटेलिजेंस एजेंसी, वो मामला जो है वो कितने इफेक्टिव हैं। सो ये काफी एक मेरी नजर में एक गंभीर सा मामला है। ठीक है, इसको अगर कोई ब्रश अप करना चाहे तो आप ब्रश अप भी कर सकते हैं एंड बैक टू 0-0, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि दिस शुड गो फॉरवर्ड। और इसको इन्वेस्टिगेट किसको करना चाहिए, एफआईए को कि नैब को? वैसे तो नैब भी काइंड ऑफ उसकी पावरलेस या टूथलेस किस्म की बॉडी बन चुकी है नई अमेंडमेंट्स के आने के बाद। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। जब मैं कभी किसी नैब ऑफिसर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जी हम तो इस वक्त सारा हमारा फोकस जो है पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये लेटेस्ट नैब अमेंडमेंट्स आई हैं, 1-1.5 साल में पार्लियामेंट ने जो कानून पास किए हैं, वो कहते हैं 50 करोड़ से नीचे तो हम किसी को पकड़ ही नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। आई बिलीव 50 करोड़ इज द लिमिट। तो किसी ने अगर 49 करोड़ का गबन किया है या 5 बिलियन पाकिस्तान से लॉन्डर कर गया, उसको किसने पकड़ना है? तो कहते हैं बड़ी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें होना ये चाहिए कि अब जबकि पार्लियामेंट के पास दोबारा एक प्रॉपर 2/3 मेजोरिटी है, तो आगे अगर कोई कानून आता है जो कि आ सकता है, व्हाई नॉट। तो ये उसमें नैब को असल हैसियत में रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि वो कानून जो है उसको मिसयूज किया जाए, बिल्कुल माजी में मिसयूज हुआ है और वो दैट इज बैड, नहीं होना चाहिए। किसी को अनजस्ट टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना हो कि ये ना हो कि पता लगे ये जो लोग अभी पकड़े जाएंगे वो एंटी करप्शन के हवाले कर दिएंगे। एंटी करप्शन में तो मैंने आपको बताया है, हमने तो कभी सुना कि एंटी करप्शन के कभी कहीं पे कोई बड़ी सजा दी गई हो या बड़े पैमाने पर रिकवरी हो। अब तो हम ये बात कर रहे हैं, रिकवरी की हम बात कर रहे हैं। देखे ना, वो मालिक साहब ने जो बात की थी उसमें 2000 अरब रुपए की बात हो रही है कि, और ये कोशिश ये है, मुझे याद पड़ता है प्रोग्राम में, कि कम से कम 500 अरब तक रिकवरी हो जाए। तो रिकवरी करने के लिए
एंटी करप्शन तो रिकवरी नहीं करेगा। FIA का भी मुझे बड़ा मुश्किल है, मैं आई डोंट रिमेम्बर, वो नैब ही कर सकता है। देखा ना नैब ने क्या कमाल किया हुआ है, पिछले 1.5 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी जो हाउसिंग फ्रॉड्स हैं, बड़े बड़े हाउसिंग फ्रॉड्स, हाउसिंग स्कीम, उसमें आप देखें चाहे ईडन गार्डन वाला हो जाए, फॉर्मलाइट्स हो जाए, और जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पब्लिक को चीट किया गया, वहां पे हाउसिंग को लेके नैब का रोल अप्रिशिएबल रहा है माजी में भी और अब भी, लेकिन बाकी मामलात में पैसे जो हैं वो वापस भी मिल रहे हैं। जी, लेकिन बाकी मामलात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही रहा है नैब का एज ए होल, हमने देखा हो। लेकिन नैब के ऊपर पूरी फिर किसी प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। बगीर साहब, आपसे मैं ज़रा आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ मोदी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया अब जा रहे हैं वो चाइना। पहले चाइना के ऊपर पूरे का पूरा एलिगेशन लगा रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके उन्होंने ये जंग लड़ी है और इंडिया को शिकस्त दी है। अब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया इनके ऊपर, उसके बाद पूरी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन गॉट अननर्व्ड। अब उनको समझ नहीं आ रहा, और इसी ना समझ में कह लें या एक और ब्लंडर, पॉलिटिकल ब्लंडर करने जा रहे हैं शायद ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, गोइंग टू चाइना। चाइना ने तो हाथ नहीं पकड़ाना, चाइना तो अल्टीमेटली इज़ अ बोज़म फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ही इंटरेस्ट को उसने देखना है। तो ये एक और ब्लंडर तो नहीं करने जा रहा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया, मेरा ख्याल है कि ये हमेशा तारीख में आगे याद किया जाएगा कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना स्ट्रॉन्ग इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और जाहिर बात है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, और क्या उनके साथ कैसे उसने, मैं कहता हूँ नाच नचाया उसने। मैं सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट इट इज अ फैक्ट। और बुखला गए उनके अजीत डोवल साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो भागे भागे रूस गए हैं, उसके बाद ये चाइना गए हैं, और चाइना ने भी कहा है कि हम आपकी सोवरेनिटी, सालमियत को रिस्पेक्ट करते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने भी गोलमोल करके इनको कर दिया। अब आप देखें कि कहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ जो पहले इनकी मुलाकातें हुई हैं, जो हमने वीडियो देखी हैं, और कहाँ हम चाइनीज प्रेसिडेंट के पास ये जा रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं। ऊपर से जो पाकिस्तान ने उनके साथ कर दिया मई के महीने में इंडियन को, तो वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल बुखला गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, चक्कर खा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब रूस से अगर तेल मंगवाते रहेंगे तो ये टैरिफ की 50% से और उससे तो जान नहीं छूटनी, और ट्रंप को ये फर्दर टीज करेंगे चाइना जाके। इकोनॉमी ऑल्सो वो नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी में एक बड़े अनसर्टन हालात जो वो पैदा करें। सो देयर इन अ वेरी बैड शेप ऑल राउंड, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे, और उसके बाद मिलिटरीली तो पता ही है जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, और पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही कि हाँ भाई वाकई 6 जहाज गिरे। अब वो खुद मान रहे हैं इंडिया में, मोदी साहब के 6 जहाज गिरे, और गए किसको मिलने गए हैं? चाइनीज मिलिट्री टॉप लीडरशिप को, जिनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली। हमारा ऑल राउंड वेदर फ्रेंड द चाइनीज, उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिली, हमने वो टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, चाहे एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी। जी हाँ बगैर साहब, इंडियन को हमने एक बड़ी वाज़ेह शिकस्त जो है वो दी मई के महीने में। तो अब वो मेरा ख्याल है कि दे आर टोटली कंफ्यूज्ड कि हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जी हाँ बिल्कुल बगैर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर इनसाइट। यूरोप जाने का क्रेज सिर्फ आम आदमी को लेके नहीं है। इस ख्वाजा आसिफ के इस रेवोल्यूशन के बाद लगता यही है कि चाहे अशराफिया हो या कॉमन मैन, सब यूरोप जाना चाह रहे हैं, और अल्लाह खैर ही करे पाकिस्तान के हाल के ऊपर। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।